जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज़ का दूसरा दिन है, जिसमें हम कुमाऊं मंडल के एक ज़िले को देखेंगे जिसका नाम है बागेश्वर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बागेश्वर ज़िले के भौगोलिक परिचय को। देखिए यहाँ पर ये बागेश्वर का मैप है। बागेश्वर ज़िला उत्तराखंड के किस अन्य ज़िले से सीमा बनाता है, इसको हम देखेंगे। बागेश्वर के पूर्व में अगर देखें तो पिथौरागढ़ ज़िला स्थित है। अगर इसके उत्तर पश्चिम वाले एरिया में देखें तो चमोली ज़िले से ये सीमा बनाता है, और इसके पूरे दक्षिण वाले एरिया में देखें तो ये अल्मोड़ा ज़िले से सीमा बनाता है। तो कुल मिलाकर जो बागेश्वर है वो उत्तराखंड के कितने ज़िलों से सीमा बनाता है? 3 ज़िलों से सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ आप इसमें याद रखिएगा कि बागेश्वर ज़िला जो है वो उत्तराखंड का आंतरिक ज़िला है, एक आंतरिक ज़िला है। आंतरिक ज़िले से मतलब ऐसा ज़िला जो किसी भी ना तो अन्य राज्य से सीमा बनाता हो और ना ही किसी अन्य देश से सीमा बनाते हो, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक ज़िला। उत्तराखंड में कुल कितने आंतरिक ज़िले हैं? 4 कुल आंतरिक ज़िले हैं, जिनमें से एक है हमारा बागेश्वर, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बागेश्वर ज़िले का गठन कब हुआ था। तो बागेश्वर ज़िले का जो गठन है वो हुआ था 15 सितंबर 1997 को। 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर ज़िले का गठन हुआ। बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है वो 2246 वर्ग किलोमीटर, या फिर हम 2246 किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और क्षेत्रफल के हिसाब से बागेश्वर उत्तराखंड का तीसरा सबसे छोटा जिला है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से बागेश्वर जो है वो उत्तराखंड का तीसरा सबसे छोटा जिला है। बागेश्वर की स्थिति, बागेश्वर की स्थिति किस प्रकार की है? देखिए बागेश्वर जो है बागेश्वर के पूर्व में, यहाँ पर पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पर्वत स्थित है। इस पर्वत का नाम है भिलेश्वर, भिलेश्वर, और इसका नाम है नीलेश्वर। तो जो बागेश्वर जिला है वो नीलेश्वर और भिलेश्वर पर्वत के बीच में स्थित है। पहला पॉइंट, स्थिति से संबंधित पहला पॉइंट है ये। सेकंड पॉइंट, इसके उत्तर में और दक्षिण में कुंड है, जिसका नाम है, उत्तर में जो है वो सूरज कुंड, और दक्षिण में अग्निकुंड स्थित है। ये उसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, जो बागेश्वर जिला है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो स्थिति से आप 3 पॉइंट इसमें याद रखेंगे। क्या चीज़? पूर्व और पश्चिम में ये 2 पर्वतों से घिरा हुआ है, नीलेश्वर और बिलेश्वर। पूर्व में बिलेश्वर, पश्चिम में नीलेश्वर। उत्तर और दक्षिण में ये कुंड है इसके 2 स्थित, उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्निकुंड। तो इतना स्थिति से आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे बागेश्वर के ऐतिहासिक तथ्य और इसके उपनाम। तो सबसे पहले बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। व्याघ्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर क्यों बोला जाता है इसे? तो ऐसी मान्यता है कि बागेश्वर वाले जो ये एरिया है, यहाँ पर शिवजी ने व्याघ्र रूप में विचरण किया था, व्याघ्र रूप में निवास किया था इस एरिया में, इसलिए इसका नाम जो है वो व्याघ्रेश्वर पड़ा। साथ ही इसे वाणीश्वर भी बोला जाता है, वाणीश्वर। बागेश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। इसे उत्तर का
वाराणसी भी कहा जाता है। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। साथ ही इसे नीलगिरी के उपनाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी का जो वर्णन है, ऐसा माना जाता है कि जो मानस खंड है, मानस खंड में, स्कंद पुराण के मानस खंड में बागेश्वर वाले इस क्षेत्र में नील नाम का एक पर्वत था, जिसके कारण इसका नाम नीलगिरी भी पड़ा है। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी किसे बोला जाता है? बागेश्वर को ही बोला जाता है। इसे उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है और इसे सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है इसका, तीर्थराज, इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। तीर्थराज क्यों कहा जाता है इसे? देखिए, जो बागेश्वर में दो नदियां हैं, गोमती और सरयू, गोमती और सरयू, तो इसी मानस खंड में इस सरयू नदी को गंगा और गोमती नदी को यमुना कहा गया है। ध्यान रखिएगा, मानस खंड में सरयू नदी को गंगा और गोमती नदी को यमुना कहा गया है। और जिस प्रकार प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है, उस क्षेत्र का नाम प्रयागराज है। इसी तरीके से बागेश्वर जो ये क्षेत्र है, इसमें गोमती और सरयू नदी का संगम होता है। इस वजह से इसका नाम जो है वो तीर्थराज पड़ा। तो ये इसके कुछ उपनाम थे जो आप याद रखेंगे बागेश्वर के। कौन कौन से? व्याघ्रेश्वर, वाणेश्वर, शिव की नाभि, उत्तर का वाराणसी बोला जाता है, नीलगिरी बोला जाता है, तीर्थराज बोला जाता है। तो इतने आप उपनाम याद रखेंगे। साथ ही 1968 में जो बागेश्वर है, वहाँ नगर पालिका का गठन होता है। तो बागेश्वर नगर पालिका का गठन कब होता है? 1968 में। और 1974 में बागेश्वर को एक अलग तहसील के रूप में अलग तहसील बना दिया जाता है। ये दो सन आप याद रखेंगे। 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन होता है और 1974 में अलग तहसील के रूप में बागेश्वर को बना दिया जाता है। और 15 सितंबर 1997 में बागेश्वर को जिले के रूप में गठित कर दिया जाता है। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? तो बागेश्वर का जो पौराणिक नाम है, अग्नितीर्थ। बागेश्वर को पौराणिक नाम जो है वो अग्नितीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दानपुर क्षेत्र, बागेश्वर को दानपुर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐतिहासिक तथ्य और उपनाम की दृष्टि से आप इतने फैक्ट्स यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम देखेंगे बागेश्वर में स्थित ग्लेशियर, दर्रे और बुग्याल। सबसे पहले ग्लेशियर्स को देखते हैं। तो देखिए, बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर है, सुखराम ग्लेशियर है, मेकातोली ग्लेशियर और सुंदरढूंगा ग्लेशियर। देखिए, सबसे पहले पिंडारी ग्लेशियर के बारे में कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा। पिंडारी ग्लेशियर जो है वो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 30 किलोमीटर लंबा है और 400 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है। ध्यान रखिएगा, पिंडारी ग्लेशियर जो है वो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और पूरे उत्तराखंड का दूसरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो पिंडारी ग्लेशियर है, जो कि बागेश्वर में स्थित है। कितनी लंबाई है इसकी? 30 किलोमीटर लंबा है और 400 किलोमीटर चौड़ा है। एक और चीज़ आप पिंडारी ग्लेशियर से याद रखेंगे, पिंडारी ग्लेशियर में ही आपको भोजपत्र देखने को मिलते हैं काफ़ी मात्रा में। इस ग्लेशियर के आसपास जो है भोजपत्र जो है आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर के बारे में आप क्या याद रख सकते हो? कफनी ग्लेशियर सबसे पहले तो नंदकोट नाम का एक पर्वत है उसके पास स्थित है।
नंदकोट पर्वत, नंदकोट पर्वत के पास स्थित है। और दूसरा कफनी ग्लेशियर जो है उसके आसपास काफ़ी मात्रा में बुरांस के वृक्ष जो है देखने को आपको मिलेंगे कफनी ग्लेशियर के पास। नेक्स्ट है सुखराम ग्लेशियर और मेकातोली ग्लेशियर। देखिए सुखराम ग्लेशियर और मेकातोली ग्लेशियर जो है वो दोनों ही सुंदरढूंगा ग्लेशियर के ही पार्ट है। सुंदरढूंगा ग्लेशियर के ही दोनों ये पार्ट है, सुखराम ग्लेशियर और मेकातोली ग्लेशियर। अब हम देखते हैं दर्रों को। सबसे पहले दर्रे क्या होते हैं, देखिए दर्रे जिन्हें हम पासिस बोलते हैं, तो दो पर्वतों के बीच में जो रास्ते होते हैं उन्हें हम दर्रे या फिर पास कहते हैं। तो बागेश्वर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? सबसे पहला है सुंदरढूंगा दर्रा। सुंदरढूंगा दर्रा, सुंदरढूंगा दर्रा किसको जोड़ता है? तो देखिए बागेश्वर को चमोली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सुंदरढूंगा दर्रा। ध्यान रखिएगा, बागेश्वर जिले को चमोली जिले से जोड़ता है। और ट्रेल पास दर्रा, ट्रेल पास दर्रा जो है, देखिए ट्रेल पास दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ट्रेल पास दर्रा जो है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ता है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ट्रेल पास दर्रा। और ट्रेल पास दर्रे की अगर आपसे पूछे खोज कब हुई थी, तो ट्रेल पास दर्रे की जो खोज है वो हुई थी 1830 में। ध्यान रखिएगा 1830 में। और किसने की थी? हमारे उत्तराखंड में उस वक्त ब्रिटिश काल चल रहा था, उस समय के जो कमिश्नर थे, कमिश्नर ट्रेल जो थे, उन्होंने इसकी खोज की थी 1830 में। ध्यान रखिएगा। तो ट्रेल पास साहब इतने फैक्ट्स याद रखेंगे। अगला है बुग्याल। बुग्याल किससे बोलते हैं? सबसे पहले तो बुग्याल जो होता है पहाड़ों पर, जो काफ़ी ऊंचाई पर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो पहाड़ों पर स्थित इन्हीं घास के मैदानों को हम बुग्याल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो बुग्याल बागेश्वर में कौन कौन से हैं? तो दो ही बुग्याल बागेश्वर में स्थित है। पहला तो है कफनी बुग्याल और मनोहरी बुग्याल। देखिए कफनी तो ग्लेशियर भी है, उससे आपको याद हो जाएगा कफनी बुग्याल, और मनोहरी बुग्याल बस आपको याद करना है। तो ये थे बागेश्वर में स्थित ग्लेशियर, दर्रे और बुग्याल। अब हम देखेंगे बागेश्वर में स्थित मंदिरों को। तो बागेश्वर में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। तो कौन कौन से है वो? सबसे पहला है कोट भ्रामरी मंदिर। कोट भ्रामरी मंदिर से आप एक और चीज़ याद रखेंगे, कोट भ्रामरी मंदिर जो है वो कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती है। कत्यूरी वंश हमारे उत्तराखंड में बहुत ही प्रसिद्ध वंश हुआ है एक, कत्यूरी वंश। इसके बारे में हम उत्तराखंड के इतिहास वाली सीरीज में पढ़ेंगे। तो इनकी जो अधिष्ठात्री देवी थी वो कोट भ्रामरी देवी थी। कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में। बाकी यहाँ पर धौलीनाग मंदिर स्थित है, श्री हरु मंदिर स्थित है, पिनाकेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है बागनाथ मंदिर। तो बागनाथ मंदिर के बारे में, बागनाथ जो है वो बागेश्वर का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। बागनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण, सबसे पहले निर्माण इसका किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण जो है वो कत्यूरी राजा कत्यूर वंश का एक राजा हुआ है जिसका नाम है भूदेव। तो कत्यूरी राजा भूदेव ने इसका निर्माण करवाया था। साथ ही एक और चीज़ आपको याद रखनी है, सन 1450 ईस्वी में चंद वंश का एक राजा होता है जिसका नाम होता है लक्ष्मीचंद। हम चंद वंश भी इसमें पढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास वाली सीरीज में, तब हम चंद वंश में देखेंगे लक्ष्मीचंद जो राजा था। तो लक्ष्मीचंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ध्यान रखिएगा, जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिनोवेशन। तो ध्यान रखिएगा बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? कत्यूरी राजा भूदेव ने करवाया। और इसका जो जीर्णोद्धार है, रिनोवेशन है, वो 1450 ईस्वी में लक्ष्मीचंद नाम के राजा ने करवाया था। साथ ही इसकी स्थिति, तो स्थिति मैंने आपको पहले ही बताई थी। जो बागनाथ मंदिर है वो गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। ध्यान रखिएगा। शैली,
उत्तर भारत के, अब एक चीज़ में याद रखिएगा, उत्तर भारत के जितने भी जो मंदिर हैं वो अधिकतर मंदिर नागर शैली में बने हैं। तो बागनाथ मंदिर भी किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। इसकी शैली आप याद रखेंगे। किस भगवान को समर्पित है? तो बागनाथ मंदिर जो है वो शिव जी को समर्पित है। शिव जी को समर्पित ये मंदिर है बागनाथ मंदिर। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, पूरे उत्तर भारत का ये एकमात्र दक्षिण मुखी मंदिर है। अगर आपसे पूछे पूरे उत्तर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी मंदिर कौन सा है, तो वो बागनाथ मंदिर है बागेश्वर का। नेक्स्ट है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर जो है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? तो ध्यान रखिएगा 1150 ईस्वी में कत्यूरी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की स्थिति कैसी है? तो ध्यान रखिएगा, गरुड़ गंगा बागेश्वर में बहने वाली एक नदी है। गरुड़ गंगा और गोमती नदी के संगम पर यह बसा हुआ है मंदिर जो है। गरुड़ गंगा और गोमती नदी के संगम पर यह मंदिर बना हुआ है। शैली किस शैली में? तो सेम नागर शैली में। ध्यान रखिएगा, अधिकतर उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में है। नेक्स्ट है समर्पित। किस भगवान को समर्पित है बैजनाथ मंदिर? तो ध्यान रखिएगा, पार्वती माता को समर्पित ये मंदिर है। और यहाँ पर जो बैजनाथ जो मंदिर है, इस मंदिर में पार्वती माता की आदम कद यानी कि एक नॉर्मल इंसान के साइज़ की जो है वो मूर्ति यहाँ पर स्थित है, पत्थर की मूर्ति स्थित है। और ये बैजनाथ वाला जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये काफ़ी समय तक कत्यूर वंश की राजधानी भी रहा है। ध्यान रखिएगा, कत्यूर वंश की राजधानी भी रहा है ये बैजनाथ वाला एरिया। अब हम देखेंगे बागेश्वर में लगने वाले मेलों को। तो बागेश्वर का सबसे पहला मेला है उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेले से जुड़े कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा। सबसे पहले उत्तरायणी मेला जो है वो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। ध्यान रखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, पूरे कुमाऊं में लगने वाला सबसे बड़ा मेला है ये उत्तरायणी मेला। नेक्स्ट है किस नदी के किनारे ये मेला लगता है? तो ध्यान रखिएगा, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के तट पर यह मेला लगता है। इस मेले को सन 1905 में, ध्यान रखिएगा, उत्तरायणी मेला जो इस मेले को सन 1905 में सर रमन ओकले एक राइटर है, इनकी एक बुक है होली हिमालय। होली, ये बुक भी एग्जाम में आ चुकी है, होली हिमालय। सर रमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में इस मेले को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला बताया था। तो कभी आपसे पूछे उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है, तो वो उत्तरायणी मेला हो जाएगा सर रमन ओकले के अनुसार। एक और चीज़ आप इससे याद रखनी है, 1929 में इस मेले के अवसर पर ही गांधी जी ने स्वराज मंदिर की स्थापना की थी। स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया था, आप बोल सकते हो। गांधी जी ने किया था स्वराज मंदिर की शिलान्यास, और कब किया था? 1929 में। किस मेले के अवसर पर? उत्तरायणी मेले के अवसर पर। साथ ही इस मेले से जुड़ी ऐतिहासिक एक तथ्य भी है जो आपको जरूर याद रखना है। 1921 में इस मेले के दौरान ही सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर उत्तराखंड में चली आ रही एक कुप्रथा, जिसे हम कूली बेगार प्रथा के नाम से जानते हैं, कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। ध्यान रखिएगा। एक और लास्ट फैक्ट जो उत्तरायणी मेले से आप याद रखेंगे, इस मेले में जो नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य है? चांचरी नृत्य। ध्यान रखिएगा, चांचरी नृत्य इस मेले में किया जाता है, और चांचरी नृत्य ही चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है। अगला मेला है बागनाथ मेला।
अगला मेला है बागनाथ मेला। बागनाथ मेला बागनाथ मंदिर में ही लगता है। कोट की माई का मेला, कोट की माई का जो मेला है ये कोट भ्रामरी मंदिर में लगता है। और इससे एक चीज और याद रखनी है, इसे प्राचीन समय में रणचूला कोट के नाम से जाना जाता था। रणचूला कोट कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पिनाथ का मेला और सनेती का मेला। तो ये दो भी बागेश्वर के इंपॉर्टेंट मेले। तो इतने जो बागेश्वर है, बागेश्वर के मेले आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे बागेश्वर में इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थलों को। तो सबसे पहला है कौशानी। कौशानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो इससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप याद रखिएगा। सबसे पहले कौशानी जो है वो गरुड़ गंगा और कोसी नदी के संगम पर बसा है, ध्यान रखिएगा। कोसी के संगम पर बसा, तो गरुड़ गंगा और कोसी नदी के संगम पर बसा है कौशानी। इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है? बलना, ध्यान रखिएगा, बलना, या फिर इसे कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। कुमाऊं का गहना भी कौशानी को कहा जाता है। कौशानी जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पिंगनाथ नाम की एक पहाड़ी है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। पिंगनाथ नाम की पहाड़ी आपसे पूछ सकता है किस जिले में? तो बागेश्वर जिले में। कौशानी इसी पहाड़ी पर स्थित है। कौशानी जो है 1929 में, ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने यहाँ पर प्रवास किया था। कितने दिन का? 12 दिन का प्रवास किया था, ध्यान रखिएगा। 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की थी, जिसमें वो 12 दिन तक कौशानी में रुके थे। कौशानी में इन्होंने प्रवास किया था और इस दौरान उन्होंने गीता की भूमिका पर आधारित एक लेख लिखा था जिसका नाम था अनाशक्ति योग। ध्यान रखिएगा, अनाशक्ति योग जो लेख है वो किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था और गीता की भूमिका पर यह आधारित था। और कहाँ लिखा था? कौशानी में ही लिखा था। साथ ही अनाशक्ति आश्रम की स्थापना भी इन्होंने कौशानी में ही की थी। 2 आश्रमों की स्थापना आपको याद रखनी है। एक तो अनाशक्ति आश्रम की स्थापना यहीं हुई, दूसरा गांधी जी की एक शिष्य थी जिनका नाम था सरला बहन। ये इनका मूल नाम नहीं था, मूल नाम उनका कैथरीन हाइलामैन था। तो जो सरला बहन जो था, इन्होंने कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1941 में। 1941 में इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, सरला बहन ने। कौशानी, जो ये नाम है कौशानी, ये कैसे पड़ा है? कौशानी नाम यहाँ पर एक कौशिक मुनि नाम के ऋषि थे। कौशिक मुनि की तपस्थली थी। कौशिक मुनि नाम के ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिस वजह से इस क्षेत्र का नाम कौशानी पड़ा। साथ ही ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप बताऊंगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। गांधी जी की एक पुस्तक है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक में गांधी जी ने कौशानी को क्या नाम दिया था? गांधी जी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, ध्यान रखिएगा। भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कौशानी को कहा जाता है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। और अपनी किस पुस्तक में कहा था? यंग इंडिया नाम की पुस्तक में कहा था। साथ ही कौशानी जो है वो हमारे उत्तराखंड के बहुत फेमस राइटर हुए हैं। पूरे देश के सब बहुत प्रसिद्ध राइटर है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली जिसका नाम जन्मस्थल जो इनका है उसका नाम क्या है? पंत विथिका, ध्यान रखिएगा। पंत
विथिका, ये भी कहाँ पर स्थित है? कौसानी में ही स्थित है। तो इतने फैक्ट्स आप कौसानी से याद रखेंगे। कौसानी जो है पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है बागेश्वर का। अंत में जानते हैं बागेश्वर से जुड़े कुछ अन्य तथ्य जो हमारे उसमें छूट गए होंगे, वो हम इसमें कवर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है मचकुमैया बोली। मचकुमैया जो बोली है ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की जो सीमा है, बॉर्डर एरिया है, उस क्षेत्र पर ये जो मचकुमैया बोली जो है वो बोली जाती है। खास करके बागेश्वर वाले एरिया में भी ये बोली बोली जाती है। मोहन सिंह मेहता, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। मोहन सिंह जो मेहता है, मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से जेल जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ध्यान रखना, पहले जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गया था वो कौन था? मोहन सिंह मेहता ही था। लेकिन ये हम बागेश्वर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मोहन सिंह मेहता का जो संबंध है वो बागेश्वर जिले से ही है, ये बागेश्वर जिले की थे। नेक्स्ट है जीलन और बिटाव, ये दोनों क्या चीज़ है? तो ध्यान रखना, बागेश्वर में पाए जाने वाले ये दोनों झरने हैं जिन्हें हम जलप्रपात भी कहते हैं। तो जीलन और बिटाव ये दोनों जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं? बागेश्वर में है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जो बैजनाथ है, बैजनाथ मंदिर जो मैंने आपको बताया था, बैजनाथ मंदिर, उनका प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम जो है बैजनाथ मंदिर का प्राचीन नाम वैद्यनाथ है। ध्यान रखिएगा, वैद्यनाथ है। सेवानाव नोला, नोले जो है वो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेवानाव नोला कहाँ पर है? बागेश्वर में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप एक चीज़ जो याद रखेंगे वो ये है, मेहरुड़ी कस्तूरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, तो ये भी बागेश्वर में ही स्थित है। ध्यान रखना, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। कस्तूरी मृग यानी कि कस्तूरी मृग जो हमारे उत्तराखंड का राजकीय पशु है उससे संबंधित ये अनुसंधान है, और जिसकी स्थापना जो थी वो 1977 में बागेश्वर में की गई थी। तो इतने जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप याद रखेंगे बागेश्वर से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद रमन के साथ। धन्यवाद।